हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं जितेंद्र कुमार। आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है उसके बारे में। कि सीटेट प्रीवियस ईयर पूछा गया, उसमें देखते हैं कि मैथ कंटेंट से 30 क्वेश्चन में से मैथ कंटेंट का 15 क्वेश्चन आता है और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का आता है। देखते हैं ये 30 में से कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 में से 30 कुछ नंबर जो है कैसे सही करना है। इसी तरह अगर 3-4 लेक्चर जो है कंटिन्यू अगर देख लेते हैं कंटिन्यू, तो आपको एक दिमाग में जो है ना थॉट प्रोसेस बन जाएगा कि कैसे सोल्व करना है और अच्छा से अच्छा नंबर भी आ सकता है। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। सारे लेक्चर जाकर प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन कराया गया है सीटेट में जो ऑनलाइन में आया है। ठीक है, तो इसे ज़रूर देख के जाइए। अभी आपका पेपर चल रहा है, बहुत ही प्रीवियस ईयर पे ही सारा जो है ना ये है बेस है। तो आप जो है इसको प्रीवियस ईयर को अच्छे से अगर देख लेते हैं कंसेप्ट के साथ कि 4 ऑप्शन देखते हैं कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये अगर डिस्कस कर लेते हैं तो आपका कोई नंबर जो है कटने वाला नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है आसानी से 150 में से 130 आप आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 120 130 ला सकते हैं। इससे ऊपर जाने में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। चलिए तो देखते हैं कि कैसे जो है ना सोल्व होता है मैथ और मैथ पेडागोजी। ठीक है, इसमें आपका मैथ का जो है आपका मैथ का लगभग मैथ का 30 क्वेश्चन है और 30 में से 15 जो है कंटेंट बिल्कुल ईजी आता है। तो आप यकीन मानिए। चलिए देखता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 31 से ये क्वेश्चन आएगा, 31 नंबर से। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 8 अंकों की संख्या इतना अगर 11 से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 2 6 7 A 3 2 9 8। देखिए आपको क्या करना है, एक एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ना है। तो 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, यानी कि यहाँ तो 21 हुआ। अब हम ऊपर देखते हैं कितना हुआ। यानी एक एक 6 और 1 को छोड़ दीजिए, 6 + 2 8, 8 + 8 16। तो ऊपर जो आया है, ऊपर आया आपका 16 प्लस ए। आप सोचिए कि 16 प्लस ए में क्या रखा जाए कि 21 हो जाए। दोनों का डिफरेंस जो है 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए के जगह पे आपको दिखता है कि 5 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी जो है ना इसी तरह चेक करते हैं, एक एक अंक छोड़ छोड़ के। ठीक है, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक के योगफल का अंतर अगर करेंगे तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन को कैसे छांटना है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 1Z1। ठीक है, 4Y8। अब इसके बाद 9X27। क्या दिख रहा है आपको कि ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद में ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये क्या है 1 का क्यूब चल रहा है। इसके बाद ये 2 का स्क्वायर हुआ और 2 का क्यूब चल रहा है। इसी तरह 3 का, ये 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। कितना सिंपल है। अगला जो होगा 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 4 का क्यूब करेंगे 64। एक ही में आंसर है 16 और 64। दिख रहा है 4 नंबर आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं। इसके बाद 33 नंबर देखिए। 33 में क्या कहता है। कहता है एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसकी परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक तार को फिर से मोड़कर दूसरा आयत बनाया गया जिसकी लंबाई इस तरीके से दिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं, इसको कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक आयत बना देते हैं और दूसरा आयत भी बना लेते हैं। पहला तो जो है ना, मान लीजिए कि अगर 40 का परिमाप है तो ये दो साइड मिलकर कितना हो जाएगा, एक x मानते हैं तो वो 20 - x हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा बना लेते हैं। दूसरा आयत बनाते हैं जिसमें लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो देखिए लंबाई जो है ना यहाँ पे कितना है, 1/3 बढ़ा है। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें x प्लस x/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस y इसमें जो है इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो अभी भी इसी को काट कर बनाया है तो ये भी 20 ही होगा। तो यानी कि कह सकते हैं 20 में से माइनस हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए कितना हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा 4x/3। तो यहाँ पर देखिए 4x/3, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है यहाँ तक।
ठीक है, यहाँ तो जो सवाल बोला उसके हिसाब से कर दिया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चेंज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा कि अधिक चौड़ाई उसकी चौड़ाई आयत की चौड़ाई से आधी है। अब यहाँ पे जो बात कहा है इतना अधिक है, उसकी चौड़ाई पहले की आयत की चौड़ाई से आधी है, तो चौड़ाई तो पहले से ये था, इसका आधा होगा ये वाला। तो चलिए यहाँ देखिए, तो ये जो है 20-x/2 इक्वल टू, अगर इसको करेंगे तो 20-4x/3। अगर इससे यहाँ इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपका x इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू निकल के आएगा 12। कितना आएगा? 12। x इक्वल टू 12 आ गया। अब 12 आ गया तो इसका जो है क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा, तो अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 12 रखिएगा तो कितना आएगा? 12 रख दीजिए, 12/12 प्लस यहाँ 12 रखिए, यहाँ 12 रखिए, तो ये 16 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों 20 होगा तो यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 4 से 64 आ जाएगा। 64 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से आप इसे देख सकते हैं रिपीट करके, अगर एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा समझ में आ जाएगा निश्चित। ठीक है, ईजी है। थोड़ा सा ये सवाल जो है ना आपको घुमाया गया है, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 34 में कहता है कि वैश्रवी जो है, वैश्रवी के पास 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का नोट है। 5 रुपया के सिक्के 10 रुपया के सिक्कों की संख्या का तिगुनी है। चलिए देख लेते हैं। ये मान लेते हैं 5 रुपया का सिक्का है, फिर इसके बाद 10 रुपया का सिक्का है, फिर इसके बाद 20 रुपया का सिक्का है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 10 रुपया के सिक्कों की संख्या का तिगुना है। 10 रुपया का सिक्का की संख्या कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं 2x मानते हैं, तो 5 रुपया का सिक्का की संख्या जानते हैं कितना होगा? 3 गुना, यानी कि 6x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद सिक्कों की 20 रुपया के सिक्कों की संख्या 10 रुपया के सिक्कों की संख्या आधी है। 10 रुपया के सिक्कों की संख्या आधी है, तो इसका आधा है, तो ये x हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2x माना है। ठीक है, नहीं तो x भी मान सकते थे, इसलिए मैं सोच समझ के माना हूँ कि थोड़ा ज़्यादा मान लेते आसान रहेगा। अब जो कह रहा है कि 20 रुपया के सिक्कों की संख्या 7 है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका मान 7 दे दिया। ठीक है, इसका मान 7, x का मान 7 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 7×6 42, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, अब 42 को 5 रुपया का नोट है, तो कितना रुपया हुआ? कितना हुआ? 210। 210 तो ये हो गया। 14 10 टकिया है, तो ये कितना हो गया? 14 140। ठीक है, 7 को है ना 20 टकिया है, तो ये भी 140 हो गया। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? 49, यानी कि इतना 490 रुपया आपका आ जाएगा। 490, देखिए यहाँ 3 नंबर में आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 35 में कहता है कि घन एक ऐसी त्रिआयामी 3D आकृति है जिसकी सतहें एक जैसी है। निम्नलिखित में से किस आकृति के इस समूह में रखा जा सकता है? अब देखिए, सभी फल के एक जैसे होगी, घनाभ का तो नहीं होगा, क्योंकि घनाभ में इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें सभी फल के एक जैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, घन में ऐसे होता है। ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात करें तो त्रिभुजाकार प्रिज्म जो है इस तरीके से त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा। ठीक है, ये है और ये है। यहाँ पे क्या है? इस तरीके से बनेगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो इसमें जो है आयताकार और त्रिभुजाकार दोनों बनेगा। चतुष्फलक जो बनाते हो, चतुष्फलक देखिए कैसे बनता है चतुष्फलक। एक तो ये आपका त्रिभुज रहेगा, और इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे कोई पॉइंट लीजिए, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सभी त्रिभुजाकार, यानी कि इसमें 4 त्रिभुजाकार फलक होगा, चारों के चारों सेम होगा चतुष्फलक में। ठीक है, शंकु तो आप जानबे करते हैं, शंकु तो ऐसे बनता है। ठीक है, ये शंकु हो गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दोस्तों उससे जो है ना शेप से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा फिक्स से, तो उसे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जब समूह में विद्यार्थी की लंबाई को कहा गया तो समूह 1 जिसमें 4 विद्यार्थी थे। ठीक है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है। फिर है, ठीक है, निर्मल जो है दिनेश से 8 सेंटीमीटर, निर्मल जो है दिनेश प्लस 8, दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, सीमा सलेमा से 4 सेंटीमीटर, सीमा जो है सीमा सलेमा लिख देता हूँ। ठीक है, सलेमा से 4 सेंटीमीटर, सलेमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, माइनस कर देता हूँ।
ठीक है। दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। अब दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर, देखिए सीमा से दिनेश दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो दिनेश लंबा है। ठीक है, तो दिनेश को कर देता हूँ डी आई सीमा अब +2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला उसने लिख दिया। यदि सलेमा 138 है, अब देखिए सलेमा 138 है तो यहाँ 138 रखेंगे। इसको पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए इसका मान जो है ना, इसका मान दे दिया कितना, 138, कोई दिक्कत नहीं है। तो 138 + 4 सीमा का निकल जाएगा, कितना हुआ 138 + 4 कितना हो गया 152। 152 आपको जो है ना यहाँ रख दीजिए 152। ठीक है, 142, सॉरी 142 यहाँ रख दीजिए। 144 हो जाएगा दिनेश का। किसका पूछा गया, तो निर्मल का। दिनेश का 100 कितना हो गया 142। ठीक है, तो दिनेश का हो गया सॉरी 142 +2 144, तो 144 यहाँ रख दीजिए दिनेश की जगह पर। तो दिनेश की जगह पर जब 144 रखेंगे यहाँ पे 144 से कितना होगा 144 + 8, ये निर्मल का आ जाएगा। 144 + 8 कितना आएगा, तो देखिए सलेमा का पूछा गया 134, यहाँ पे आंसर ही नहीं है। अगला देखते हैं, एक ठीक से देखता हूँ। देखिए 138 है, 138 आपको रखना है यहाँ पे। 138 में से 4 माइनस हुआ, 138 में से 4 माइनस हुआ 134 होगा, सॉरी 134 होगा। इसका 134 होगा, कितना होगा 134। ठीक है, 134 जो है रखिएगा जैसे, तो 134 + 2 कितना होगा 136। 136 यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे 144 की जगह पर 136 रखना पड़ेगा। तो 136 + 8 कितना होगा 144, तो यानी कि 144 आपका आंसर यहाँ दिया है। ठीक है, इसे दोबारा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है ना। जिस तरीके से क्वेश्चन करता है उस तरीके से करेंगे, कोई भी गलती नहीं होगा। अगला सवाल आसान है, देखिए कितना मैथ में आसान पूछता है। संख्या 9,19,90,99 किस में है। अब सबसे पहले देखना है 9 करोड़ किधर है। 9,19,00,000, तो देखिए करोड़ में कितना होगा, 2 2 4 2 6 1 7 को, तो यहाँ 9,19,90,099 यहाँ देखिए है 3 नंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहता है, चलिए देखता हूँ, त्रिभुज निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। त्रिभुज के सभी कोण 360 होते हैं। सभी कोण का योग 180 होता है, गलत कहा है। इसके बाद एक विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग, समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग के कम होता है, कभी कम नहीं होता, ये बराबर होता है। ठीक है, बराबर रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा है एक विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोण को योग से अधिक होता है, नहीं, यहाँ भी बराबर होता है। त्रिभुज के सभी कोण का योग 180 होता है, ये सही है। ठीक है, तो 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 39 में कहता है कि 11 लीटर 370 मिलीलीटर, 8 लीटर 940 मिलीलीटर, 3 लीटर इतना को तैयार मिश्रण करता है और 950 से। तो आप क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 11,370, तो ये हो गया 8,000 कितना 490, तो 8,490 ये हो गया। इसके बाद 3,150 ये हो गया, ये सबको जोड़िए 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद में 9 7 16, 16 5 21, 21 के 1 आपका 2 हासिल। इसके बाद 5 4 9 1 10, 10 के 0, फिर 1 हासिल। ठीक है, फिर 2 8 10, 10 3 13, 13 के 3, 2 आ गया 23, इतना आया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 9 से 50 से भाग करेंगे। तो आप 9 से 50 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 23,010, इसमें 950 से भाग कीजिए। ठीक है, 9 से 50 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आता है। आप जो है ना 950 दो बार में आएगा 1900, तो 1900 लिख दीजिए। फिर आपका आएगा इसको 19,401, इसमें 1 0 आ गया। अब 19 दूनी 3800, 24 बार में आएगा 3800। ठीक है, तो आपका बचा 210। ठीक है, 24 210, देखिए 1 नंबर में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको जोड़ देना है और इससे भाग कर देना है, क्योंकि इस बोतल में भर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 7 जो है 91 का गुणनखंड है। 7 91 का गुणनखंड है, सही कह रहा है, क्योंकि 7 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड जो होगा 91 का, 1 होगा, 1 से कटेगा, फिर इसके बाद में क्या 3 से कटेगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। तो ये होगा 13 होगा, इस तरीके से होगा, ये सब गुणनखंड कहलाएगा। इसके बाद 13 117 का गुणज है। 13 117 का गुणज नहीं है, गुणनखंड है, तो ये गलत कहाँ है। 21 7 का गुणज है, हाँ 7 के पहाड़ा में 21 आता है, गुणज में उसके पहाड़ा में आना चाहिए। जैसा मैं कहता हूँ 6 का गुणज, तो आपको 6 12, ठीक है, 14 18, यानी कि खुद संख्या होगा उससे बड़ा होगा गुणज में, ठीक है। ये क्या है, गुणज है। अगर गुणनखंड कहेगा, गुणनखंड, गुणनखंड में 6 का गुणनखंड अगर निकालना है तो 1 2 3 6, बस ये गुणनखंड आपका आ गया, छोटा रहेगा और खुद रहेगा। तो यहाँ पे आंसर ए और सी आएगा, यहाँ पे 2 नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहता है अक्षरों का उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक समिति नहीं है। रैखिक समिति क्या होता है, जैसे एक्स में देखेंगे रैखिक समिति, तो यहाँ 2 रैखिक समितियाँ आएगी, ठीक है। एक तो ये आएगा, एक ये ऐसे वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, ठीक है, यहाँ 2 हैं। इसके बाद में आपका जो आंसर आएगा इसमें, देखिए इसमें कोई रैखिक समिति नहीं है। रैखिक समिति का मतलब 2 भागों में बांटते नहीं हैं। एक आपसे सवाल पूछा गया था कि ई में कितना समकोण है, तो ई में समकोण की बात करेंगे तो देखिए यहाँ 2 है और 2, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि 4 है, ठीक है। एच में कितना है समकोण, तो यहाँ एक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो यानी कि 8। दोनों दोनों पूछा, अगर जोड़ के पूछेगा तो ये दोनों में कितना है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये सब भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस बार पूछा है, अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें पूछा गया है, ठीक है, जो आपका 28 से चालू है, ठीक है, ये चलेगा 7 फरवरी तक 2023। अगला देखते हैं कि इसमें कौन सा आएगा। देखिए सोनू लालू बीना अपने पास स्टेडियम के चारों गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक है। दौड़ने का शुरू जो है 99 सेकेंड, 154 सेकेंड, 126 सेकेंड में वो आ जाता है। इसका मतलब 99 सेकेंड में आ जाता होगा तो 198 सेकेंड में भी आएगा, उससे दुगुना। कहने का अर्थ है इसका जो है ना पूरा चक्कर लगाने में 1 मिनट कितने सेकंड के बाद वो तीनों एक साथ अनुभव आएगा। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 99, 154 और 126 का इसका एलसीएम निकालिए, जितना आएगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आ जाना चाहिए। आप चाहे इस तरीके से देखिए ना, इसमें 11 गुने 9 होगा, ठीक है। इस 154 को अगर करेंगे तो कितना है, 11 से कट रहेगा क्या, 11 कटेगा, 11 कटेगा, 11 दूनी 7 दूनी 11, 2 × 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो होगा इसी तरह 11 एकम 11, 11 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो 7, 7 एकम 7, 5, 7 8 56, 8, यानी कि 2 का पावर 3, 8 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम निकाल लीजिएगा आप। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा 60 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एलसीएम क्या आएगा आपको सेकेंड में आएगा, सेकेंड में मिनट में भी बनाना है तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इसी तरह, अगर इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो ये भी बन जाएगा। अंग्रेजी में देखिए मैं सवाल समझा देता हूँ, क्योंकि सवाल ही समझना मेन है। इकाई 1 यानी कि एक परीक्षा हुआ उसमें 40 अंक का, जिसमें से ये सारा नंबर आया है। एक परीक्षा हुआ 30 मार्क्स का, जो इसमें ये सारा नंबर आया है, ठीक है। तो इसमें जो आपको देखना है कि इसके अनुसार कौन सा आंसर सही है। कह रहा सामाजिक ज्ञान के अलावा सभी विषय में अंकों का प्रतिशत इकाई कक्षा परीक्षा 2 में बढ़ी है। खाली सामाजिक विज्ञान को छोड़ दीजिए इसको, और सब में कह रहा है कि प्रतिशत बढ़ा है। तो आप देख लीजिए कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। 40 में से 36 आया है, ठीक है। इसमें तो 40/36 का मतलब है कि आपका इसमें 90% है, ठीक है। 4 दाएं 40, 4 9 36, 90% है। इसमें 3 दाएं 30, 3 9 27, 3 9 27, ये 90% इसमें भी है। इसका मतलब कोई बढ़ा नहीं है सही विषय में बढ़ा नहीं है, तो ये गलत कह दिया पहला, ठीक है। बराबर है इसमें दोनों में। तो इसमें दोनों परीक्षाएं हिंदी अंकों का प्रतिशत समान है। हिंदी अंकों में प्रतिशत समान नहीं है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ 32 है, 80% हुआ, यहाँ पे 70% हुआ, नहीं होगा, तो दूसरा भी गलती है, ठीक है। इसी तरह जब निकालने जाएंगे तो एक और ये देखिए, अंग्रेजी और हिंदी के दोनों अंकों का मिलाकर प्रतिशत इकाई निकालेंगे और परीक्षा 2 में निकालेंगे तो ये भी गलती हो जाएगा आपका। तो ये 3 नंबर ऑलरेडी सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि इसको अवरोही क्रम में सजाइए।
अब अवरोही क्रम में सजाना है यानी घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे बड़ा हो शुरू में होना चाहिए। शुरू में देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, आपको दुई अंक देखना है शुरू का, ये 5 4 है, इसमें ये 5 3 है, तो यही दोनों अभी बड़ा दिख रहा है, तो 5 4 अब 5 3 इसमें दिख रहा है, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, कहता है 45 में, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए 45 में कहता है मीनू अपने 7:25 निकलता है और 8:07 में पहुँचती है, कितना टाइम लगा, 35 और 7 यानी कि 42 मिनट इसको टाइम लगा है, ठीक है। इसके बाद जोश को स्कूल पहुंचने में सीमा से 7 मिनट ज़्यादा लगता है, तो 7 मिनट और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 49 मिनट इसको लगेगा, किसको लगेगा, ये 49 मिनट मीनू से यानी कि जोश को, तो जोश को लगेगा इतना। इसके बाद जोश स्कूल इतना बजे पहुंचता है, तो वह कितना बजे निकला होगा, घटा दीजिए, तो 8:13 में से घटाना पड़ेगा कितना, 49 मिनट, 49 मिनट घटाइए, ठीक है, 49 मिनट को घटा देंगे तो कितना आएगा, 13, इसमें से हासिल लीजिएगा तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है, 4 13 11, 11 13 24 आ जाएगा, 11 और 13 24, और इसके बाद 7 7 24 हो गया आंसर, ठीक है, 7 24 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 40, अब पेडागोजी आ चुका है, अब आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें लिखना कम है। चलिए देखता हूँ क्या है, एक साथ ले लेते हैं। कहता है वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन को चुनिए। दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है, हाँ सही बात है, दृश्यीकरण सबसे पहले आता है। ये बच्चे इसमें किसी चीज़ को तुलना करके सीखता है, जैसे गेट को देखता है तो बच्चा आयत कहता है, रोटी को देखता है तो वृत्त कहता है, ठीक है, किसी समोसा को देखता है तो त्रिभुज कहता है, ऐसा है। कहता है निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, नहीं, पहला चक्षुषीकरण या दृश्यीकरण आता है, फिर विश्लेषण आता है, फिर संबंध आता है, फिर निगमन आता है चौथा नंबर पे, यानी कि लेवल 3 पे। संबंध विश्लेषण के बाद स्तर के बाद आता है, संबंध विश्लेषण स्तर के बाद आता है, ये सही कह रहा है, तो यानी कि आपका ए और सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित परिचर्या के लिए सही है, ठीक है, देखते हैं। कहता है स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी 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 क्या है, विकृति, इसकी वक्रीति अस्थाई होनी चाहिए, नहीं, कभी चाहे प्राकृतिक होगा, ये गलत लिखा गया है, प्राकृतिक अस्थाई होनी चाहिए, कभी भी अस्थाई नहीं होना चाहिए। इस सुसंगत होना चाहिए, सही बात है। लचीला नहीं होना चाहिए, ये गलत है, लचीला होना चाहिए, केवल आपका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। दोस्तों यकीन मानिए कि अगर इस कंटिन्यू आप पूरा लेक्चर को अगर देख लेते हैं तो आपको सीटेट तो है, सीटेट पास करना तो छोड़ दीजिए, पास करना तो बिल्कुल ही आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पास कर जाएंगे, अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम है, तो यहाँ देखिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम पूछा है, ठीक है, तो न्यूनतम मतलब नेगेटिव पूछना है। गणित के प्रति रुचि को विकसित करना ही तो होना चाहिए, अनुमान लगाने के लिए कौशल पोषित करना भी होना चाहिए, बीजीय कौशल को निपुण करना, द्विक स्थानीय संबंध को पोषित करना ये भी करना चाहिए। बीजीय कौशल को निपुण करना ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस होता है ये चीज़ें, ठीक है। अगला है 49 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है, फिर बोला कि सही नहीं है, गतिविधियों को केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। नई परिस्थितियों ज्ञान का अनुप्रयोग विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना ये तो सही है। इसके बाद सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना ये भी सही है। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना यही निगेटिव है, रट कर जहाँ बच्चे को चिंतन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना ये भी सही है, ठीक है, तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा, नेगेटिव पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। अन्वेषण है, सूत्रीकरण, देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूनतम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त है।
प्रक्रिया के बारे में कहा है तो पहले हम क्या करते हैं, शुरू में उसको कंसेप्ट देते हैं, फिर इसके बाद में सूत्रीकरण जो है ना करते हैं, सूत्र बताते हैं, फिर उसमें एग्जाम्पल कराते हैं। अन्वेषण हो जाएगा। सूत्रीकरण, यहाँ पे सूत्रीकरण है, सूत्र बताना नहीं है या स्मरण कराना नहीं है। प्रक्रियात्मक प्रवाह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अनुमान लगाना ये रहना है। अनुमान लगाना तर्कों का एक जो है ना शुरुआती अवस्था है तर्क करने का, तो अनुमान भी सही है। तो यहाँ पे सूत्रीकरण नहीं, आपका हो जाएगा ये प्रक्रियात्मक प्रवाह, यही न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये 3 नंबर। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर। 51 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना के एक आवश्यक पहलू नहीं है। इकाई योजना मतलब लेसन प्लान। ठीक है, बच्चे को पढ़ाने से पहले लेसन प्लान करना पड़ता है, समझना पड़ता है कैसे बताएंगे। विषय वस्तु को सुसंगत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के अंतरिम और सामयिक वितरण हाँ होना चाहिए। अगला है पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार, देखिए तय क्रम आ गया नेगेटिव, तय क्रम के इकाइयों को योजना, यही गलती है आपका। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस शैक्षणिक संसाधनों को पहचान करना और उनकी कक्षा में सम्मिलित करने है तो योजना बनाना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को आवश्यकता है तो अनुसार के शिक्षण विद्यार्थियों को अनुकूल बनाना, ये भी सही है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 में कहता है इतना की तरह जो है इन तीन संख्याओं को गुना करने के लिए विद्यार्थियों को परिकलन कराता है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है, इस दोनों में आपका ये जो गुना हो रहा है इसमें क्रम विनिमय और सहचार दोनों होगा। क्यों का होगा, क्योंकि क्रम विनिमय में क्या करते हैं 2 गुने 5 अब 5 गुने 2, आप भी जानते हैं ये सेम होता है, क्रम विनिमय हो गया। इसके बाद इसमें सहचर नियम में क्या है 2 गुने 5 गुने 3, पहले ये दोनों को गुना कर लीजिए, फिर ऐसा कीजिए 2 गुने 5 गुने 3, पहले इसको कर लीजिए, इसमें एसोसिएट किए इसके साथ, यानी कि इसमें इसके साथ, यानी कि 5 को किए 2 के साथ, 5 को किए 3 के साथ, एसोसिएट, तो एसोसिएशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको सहचर नियम कहते हैं। तो ये दोनों नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। अगला देख लेते हैं 53, कहता है राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। यहाँ पॉजिटिव ढूंढना है। बहुत सारी गणित को जानना बच्चे के विचार प्रक्रिया को गणितीकरण करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेन बात है तर्क करना चाहिए। गणित अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीकरण हो सकता है। अगला देखिए संख्याओं को उन संक्रियाओं का ज्ञान जिसमें बच्चे प्रक्रिया करते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या है, क्या गणित को बच्चों को जीवन अनुभव को दैनिक जीवन से बातचीत के अंश बनता है, जिससे बच्चे की प्रक्रिया विचार प्रक्रिया को गणितीकरण करता है। हाँ सही है, 4 नंबर ज़्यादा सही है। ठीक है, बाकी सब सही था लेकिन 4 नंबर ज़्यादा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है गणित चिंताग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या क्षेत्र भ्रमण है, हाँ है। इसके बाद जनरल लिखना, ये भी है, क्षेत्र भ्रमण भी है। सत्र के अंत में परीक्षा नहीं होगा, तो कौन होगा ए और बी आपका 4 नंबर में आंसर है। ठीक है, चलिए अगला 55 थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पहले प्रश्न ही पढ़ लेते समझ लेते हैं। देखिए इस टाइप से गुना करने के लिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा 4 प्रश्न जो है ना अभिकलन लिखे गए पूछा गया। ठीक है, देखते हैं। इस तरीके से ये 4 सवाल दिया गया है। विचार कीजिए कि अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम इतना के सटीक परिणामों से अधिक होगा या कम होगा, व्याख्या कीजिए और क्यों होता है सोचिए। ये कहता है कौन सी परिस्थिति न्यूनतम उपयुक्त है, सबसे कम उपयुक्त कौन है। चलिए देखते हैं, चारों ऑप्शन एक साथ रख लेते हैं। अब देखिए कहता है कार्य प्रश्नों को जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं है, सही बोला है। अगला है इस कार्य से छात्रों को सहभागिता में वृद्धि होगी और गणित में कक्षा के भय मुक्त वातावरण बनने के लिए, भय मुक्त वातावरण कभी भी नहीं बनाना है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में सहायक होगा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर से शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में सहायक होगा, ये भी सही है। अगला है गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है,
इसलिए गणित के अनुमान लिए आधारित में प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये तो गलत कहा है कि अनुमान नहीं होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, एक तो 3 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। प्रश्न को जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मुश्किल है, निश्चित उत्तर नहीं है, तो इसलिए ये भी कटेगा। अगर एक ऑप्शन चुनना रहे तो हम 3 लेंगे, अगर दोनों चुनना रहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, एक ही चुनना है। देख लेते, कूट भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए और उन अनुमान उत्तर दीजिए, अनुसार उत्तर दीजिए। देखिए, अभिकथन प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पढ़ते क्योंकि क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू, एक दृश्य प्रदर्शन करता है या छात्रों को गुणन की समझ को, विवेचना को प्रोत्साहित करता है। सही कहा है भाई, दोनों सही कहा है, ये हो गया। ठीक है, इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहीं से देख लीजिए, इस टाइप के दिया गया है। ठीक है, द प्राइमरी ग्रेड टीचर्स गिव द फॉलोइंग टास्क। अब तो इस तरीके से जोड़ घटाव दिया गया है। ठीक है, यहाँ हिंदी वाला में छूट गया है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, कहता है कौन सा सही होगा, तब देखते हैं। इसमें तो बच्चा अनुमान खूब लगाएगा। कहता है यह छात्रों को मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने के कौशल को आकलन करेगा। सही बात है। छात्रों को उत्तरों का आकलन करने में शिक्षक के कार्य को बढ़ाएगा। ये गलत हो जाएगा। एक प्राथमिक कक्षा में अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य नहीं है, गलत हो जाएगा। इसका अनेक उत्तर प्राप्त होंगे इसलिए छात्रों को भ्रमित किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही है, तो मतलब 3 नेगेटिव था यहाँ पे। 58 देखिए, कहता है एक शिक्षक निम्नलिखित में से जो है ना 25 टाइल दिया, उसको संभवतः आयताकार व्यू दिया गया है। 25 टाइल्स दिया गया है, बहुत सारे। तो 25 टाइल को कोई कह सकता है सर 1 × 25 में लगा लीजिए, कोई कहेगा नहीं 5 × 5 में लगा लीजिए, तभी भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप गुणनखंड भी सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद परिमाप सीख सकते हैं, क्षेत्रफल सीख सकते हैं, आयतन कभी नहीं सीख सकते। तो आयतन इसमें है, आयतन इसमें भी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।